हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत में सामाजिक वर्ग। भारतीय समाज एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अनेक वर्गों द्वारा सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था विकसित हुई है। यद्यपि प्रत्येक युग में सामाजिक स्थिरीकरण को एक आवश्यक घटना के रूप में देखा जाता है, लेकिन वर्तमान युग में संसार के अधिकांश समाज खुली प्रकृति के हैं, जिनमें व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी उच्च अथवा निम्न स्तर में जा और आ सकता है। इससे न केवल सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें अपनी कुशलता और कार्यदक्षता में वृद्धि करने की प्रेरणा मिलती है। वर्ग का संबंध एक ऐसी विशेष परिस्थिति से होता है। प्रत्येक समाज में सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे हैं। उनका व्यवसाय, रुचि, कार्य करने का ढंग अलग अलग प्रकार का होता है। इसके फलस्वरूप समाज में ऐसे अनेक स्तरों का निर्माण हो जाता है जिसमें समान स्थिति के व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठता अथवा अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं। संक्षेप में इन्हीं स्तरों को हम अनेक वर्गों के रूप में देखने लगते हैं। वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों की स्थिति समान रूप से है। उस वर्ग के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समाज में सामाजिक परिस्थिति का महत्व भी भिन्न भिन्न होता है। इसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न स्थिति वाले वर्गों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। चलिए आइए समझते हैं अब सामाजिक वर्ग का अर्थ। सामाजिक वर्ग की प्रकृति को अनेक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। यद्यपि यह स्पष्ट हो चुका है कि सामाजिक वर्गों का संबंध एक विशेष स्थिति से है, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई आती है कि वर्ग का आधार आर्थिक स्थिति है अथवा सामाजिक सम्मान तथा सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। विभिन्न विद्वानों ने इन्हें विभिन्न रूपों में स्पष्ट किया और सामाजिक वर्ग को परिभाषित किया है। अब आगे आइए देखते हैं कि भारत में सामाजिक वर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जिसमें पहला आता है निश्चित स्तरीकरण। वर्ग व्यवस्था के सभी सामाजिक वर्ग समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। भारत में सभी वर्ग कुछ श्रेणी में विभाजित हैं, जिनमें कुछ का स्थान ऊंचा और दूसरे वर्ग का स्थान उसके अपेक्षा नीचा है। उच्च वर्ग में सदस्यों की संख्या सबसे कम है, लेकिन सबसे अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा मिली हुई है। दूसरी ओर सबसे निम्न वर्ग के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन फिर भी वे अधिकांश सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार भारत में सामाजिक वर्ग की संरचना का एक पिरामिड बना हुआ है, जिसमें ऊपर का भाग बहुत छोटा और नीचे का हिस्सा बहुत बड़ा है। इस संरचना के अंदर उच्च वर्ग के सदस्य निम्न वर्ग के सदस्यों से सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। अब दूसरा आता है वर्ग चेतना। एक वर्ग के सदस्यों में लगभग समान मनोवृत्तियां और व्यवहार के समान तरीके पाए जाते हैं। इसी के फलस्वरूप उनमें समानता की चेतना उत्पन्न होती है। अनेक विद्वानों ने इसी चेतना को वर्ग चेतना के नाम से संबोधित किया। यह वर्ग चेतना एक विशेष वर्ग के सदस्यों को अपने अधिकारों में वृद्धि करने को प्रोत्साहन नहीं देती, बल्कि उन्हें दूसरे वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने की भी प्रेरणा देती है। अब तीसरा आता है सामान्य जीवन। प्रत्येक वर्ग के सदस्य एक विशेष ढंग से जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे धनी वर्ग वस्तुओं का अधिक से अधिक अपव्यय करना अपनी महानता का प्रतीक मानता है, जबकि मध्यम वर्ग के सदस्य रूढ़िवादियों और प्रथाओं से जकड़े रहकर ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर लेते हैं। निम्न वर्ग का जीवन इन दोनों वर्गों की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न प्रवृत्ति का होता है। अब चौथा आता है खुलापन तथा उतार चढ़ाव। वर्ग की प्रकृति खुली होती है, अर्थात एक विशेष योग्यता अथवा कार्यकुशलता होने पर भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का सदस्य हो सकता है अथवा भिन्न भिन्न आधारों पर एक साथ अनेक वर्गों का सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ग की स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहना भी एक सामान्य नियम है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने से उनकी वर्गगत स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। अब पांचवा है आर्थिक आधार पर महत्व। वर्ग निर्माण का सबसे प्रमुख आधार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है। यद्यपि राजनीति या वैदिक सफलता में भी उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मार्क्स ने तो आर्थिक आधार पर ही वर्ग निर्माण का एकमात्र कारक मानते हुए सभी व्यक्तियों को उच्च, मध्य और श्रमिक जैसे 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर दिया। वर्तमान समय में लिंग अथवा वायु का वर्ग की सदस्यता से अधिक संबंध नहीं, क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति किसी भी आयु या लिंग का होने पर भी उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। अब अंतिम है वर्ग की उपस्थिति आवश्यक है। प्रत्येक समाज में सभी सदस्यों की योग्यता, बुद्धि और रुचि में अंतर होता है। ऐसी स्थिति में समाज में विभिन्न वर्गों का होना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे सभी व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार पद मिल सके और इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था स्थायी रह सके। यद्यपि मार्क्स ने एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो वर्ग रहित हो, लेकिन यह भ्रमपूर्ण धारणा है। सामाजिक रूप से सभी व्यक्ति को कितना ही समान क्यों न कर दिया जाए, लेकिन उनकी बुद्धि और कुशलता उन्हें एक दूसरे से उच्च और निम्न स्तर पर जरूर बना देती है।